भौतिक विज्ञान की आज की इस कक्षा में सभी छात्रों का स्वागत है। हमने कल विमाओं के बारे में पढ़ा था। आज उससे आगे हम चलेंगे। कल हमने कुछ विमाएं निकाली थी, आज कुछ और विमाएं भी हम निकालेंगे। हमने कहा था विमाओं के बारे में कि किसी भी भौतिक राशि को जब मूल राशियों के पदों में लिखा जाता है तो मूल राशियों की घात का जो अंक होता है उसी को हम विमा कहते हैं। मैंने आपको ये भी कहा था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में केवल 11th में ही नहीं आता है, 12th में भी कई बार प्रश्न आ जाता है कि फलानी राशि की विमा निकालिए। राशि का नाम दिया हुआ होता है। 7 मूल भौतिक राशि हैं, ये मैं कल बता चुका था आपको। सातों मूल भौतिक राशियों में पहली मूल भौतिक राशि द्रव्यमान है, जिसका मात्रक किलोग्राम होता है, जबकि विमीय एम होता है, एम फॉर मास। दूसरी जो भौतिक राशि है वो है लंबाई। लंबाई यानी एक प्रकार की दूरी है, इसका मात्रक है वो होता है मीटर, जबकि इसका विमीय संकेत होता है एल। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस सर, आ रही है सर। ठीक है, तो जो कल हमने पढ़ा था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा एक बार और मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, जिससे ये कल अगर कोई थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा तो वो आज क्लियर हो जाएगा। जो मैं बात कर रहा था उसी पर मैं आता हूँ कि पहली जो भौतिक राशि है वो है द्रव्यमान। इसे मूल भौतिक राशि कहते हैं, इसका मात्रक किलोग्राम है, जबकि जो विमीय संकेत है वो है एम। इसी प्रकार से जो दूसरी भौतिक राशि है वो है लंबाई, इसका मात्रक है मीटर, लंबाई यानी दूरी, और इसका जो विमीय संकेत है वो एल है। तीसरी भौतिक राशि है समय, इसका जो मात्रक है वो है सेकंड, और इसका जो विमीय संकेत है वो है टी। ये 3 भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनके विमीय संकेत इनके मात्रकों से अलग हैं, एम, एल और टी। और बाकी जो 4 भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक और विमीय संकेत सेम है। चौथी है विद्युत धारा, जिसका मात्रक भी एम्पियर होता है और विमीय संकेत भी ए ही होता है, विद्युत धारा। इसके बाद में अगली जो भौतिक राशि है वो है ताप, जिसका मात्रक केल्विन का के लिया जाता है और विमीय संकेत भी के है। फिर है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की जो मात्रा है, इस पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है और इसका विमीय संकेत भी MOL, मोल ही होता है। और लास्ट है प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता, जिसका जो मात्रक है वो प्रदीपन तीव्रता, इसका मात्रक कैंडेला CD होता है और इसका विमीय संकेत भी CD ही होता है। कल जो हमने कुछ विशिष्ट नियम पढ़े थे उनको मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, काम आएंगे इसलिए बहुत जरूरी है। पहला जो विशिष्ट नियम है वो ये है कि विमाएं क्या है, जब भी किसी भौतिक राशि को आप लिखें तो इसे ऐसे सूत्र के रूप में लिखें जिसमें मूल भौतिक राशियां हो, या ऐसे सूत्र के रूप में लिखें जिसमें उपस्थित सभी राशियों के मूल भौतिक राशियों से संबंध आपको पता हो या उनकी विमाएं आपको पता हो। मूल भौतिक राशियों की जो घात का अंक होता है उसे हम विमा कहते हैं। मैंने एक उदाहरण भी बताया था कि बल का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड का सेकंड की घात -2। यहाँ पर किलोग्राम की घात 1 है, मीटर की घात 1 है, सेकंड की घात -2 है, तो हम यहाँ कहेंगे कि बल के सूत्र में द्रव्यमान की विमा 1 है, दूरी की विमा भी 1 है, और समय की जो विमा है वो -2 है, 1 1 -2। जो घात का अंक है उसे ही हम विमा कहते हैं। इस राशि का मान कुछ भी हो, विमा नहीं बदलेगी। किसी भी भौतिक राशि का मान बदलने से विमा नहीं बदलती है। अगर मैं 10 मीटर दूरी की विमा निकालना चाहूं तो मीटर दूरी का मात्रक है, इसकी विमीय संकेत होगा एल, और मीटर की घात 1 है तो इसकी घात भी आपको 1 लगानी पड़ेगी। ये जो घात का अंक हमने लगाया इसको विमा कहते हैं, और एल के ऊपर 1 लिख दें तो इसको कहते हैं विमीय सूत्र। L1 तो कहलाएगा विमीय सूत्र, और ये जो 1 घात है ये कहलाती है विमा। तो जब आपसे परीक्षा में विमा पूछी जाती है तो एक्चुअल में वो घात का अंक पूछते हैं, पर आपको फिर भी विमीय संकेत ही लिखना है।
विमा पूछे तो भी विमेय संकेत लिखना है, विमेय संकेत विमेय सूत्र लिखना है, विमेय सूत्र पूछे तो भी विमेय सूत्र ही लिखना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जो घात का अंक है इसको विमेय सूत्र कहते हैं। अब अगर मान लो किसी रेखा की लंबाई 10 मीटर है तो इसकी घात का अंक 1 है, और इसकी लंबाई 5 मीटर होती तो भी घात का अंक 1 ही है। इसकी लंबाई 50,000 मीटर होती तो भी घात का अंक 1 ही है, यानी कि विमाएं मान बदलने से नहीं बदलती हैं। नंबर 1 बात। दूसरी चीज मैंने कही थी इसमें कि मात्रक पद्धति बदलने से भी विमा नहीं बदलती है। जैसे अगर मैं 3 मीटर को लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, लेकिन आप यहां देख सकते हैं मीटर की घात 1 है और सेंटीमीटर की घात भी 1 ही है, तो घात का अंक नहीं बदला है, मान बदल गया, घात का अंक नहीं बदला। यानी मात्रक पद्धति बदलने से भी विमाएं नहीं बदलती हैं। इसके अलावा मैंने कहा था कि जब भी किसी भौतिक राशि की विमा लिखी जाए तो विमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखना चाहिए। लेकिन आप ऐसा भी करते हो कि जब विमा का सूत्र स्थापित कर रहे हो तो आप जो अंतिम सूत्र आवे उसको बड़े कोष्ठक में लिख दो, बाकी को नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, काम चल जाएगा, लेकिन तरीका सही नहीं है वो, पर काम चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और खास बात मैंने कही कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये 6 की 6 राशियां विमाहीन राशि। और इसका कारण क्या बताया था मैंने आपको? तो इसका कारण ये है कि साइन थीटा जो है उसको हम लिखते हैं लंब बटा कर्ण। एक्चुअल में ये लंब बटा कर्ण का मतलब होता है लंब की लंबाई बटा कर्ण की लंबाई, यानी हमें लंब का मतलब है लंब की लंबाई लेनी है। लंब की लंबाई मीटर में है, कर्ण की लंबाई भी मीटर में है। जब आप इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो ये हो जाएगा मीटर की घात 1 ऑलरेडी है, और इसको ऊपर लेके गए तो ये हो गया मीटर की घात -1। दोनों के आधार समान है, दोनों गुणा हो रहे हैं। जब दो राशियां गुणा हो रही हो और उनके आधार समान हो तो घातें जो है वो जुड़ जाती है। 1 प्लस -1 बराबर हो जाएगा 0, तो m की घात हो जाएगी 0। दूसरा तरीका है, ऊपर भी मीटर में नीचे भी मीटर में, मीटर से मीटर कट गया तो कोई मात्रक नहीं आया। जिस राशि का मात्रक ही नहीं होगा उसमें मात्रक की घात कहां से आएगी? तो ऐसी राशियां जो मात्रकहीन होती है उन्हें हम विमाहीन कहते हैं। मात्रकहीन राशियों की कोई विमा नहीं होती है। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा की कोई विमा नहीं होती है। इसी प्रकार से पूरक कोण, सामान्य पूरक जो भौतिक राशियां होती है यानी कि कोण, जिसको अपन कहते हैं थीटा, बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। चाप का मतलब है चाप की लंबाई, ये भी मीटर में, त्रिज्या की लंबाई ये भी मीटर में, मीटर से मीटर कट गया, ये भी विमाहीन है। थीटा का मात्रक होता है रेडियन, ये मात्रकहीन राशि नहीं है, इसका रेडियन मात्रक है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या कहेंगे? विमाहीन, क्योंकि रेडियन मात्रक वास्तविक रूप से केवल समझने के लिए है, ये मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक होना चाहिए, मूल मात्रक हो या मूल भौतिक राशि हो तो उसकी जो घात होगी उसको हम विमा कहेंगे। तो रेडियन मूल मात्रक नहीं है, इसलिए इसकी घात को हम विमा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा था शुद्ध अनुपात। शुद्ध अनुपात का मतलब क्या है? जैसे द्रव्यमान में द्रव्यमान का भाग दे दो, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान। अब ये दोनों द्रव्यमान अलग अलग चीज के हो सकते हैं। ये मान लीजिए ए वस्तु का द्रव्यमान है, ये बी वस्तु का द्रव्यमान है, लेकिन होंगे तो दोनों किलोग्राम में। मान लीजिए वस्तु का द्रव्यमान 50, वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 5 किलोग्राम है, तो 5 से कट गया 10 बार और किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, तो मात्रक तो हमारे पास में कोई आया ही नहीं, मात्रक नहीं आए हैं, इसका मतलब हम कहेंगे मात्रकहीन राशि होगी। ऐसी राशियों को अपन कहते हैं शुद्ध अनुपात, जिसमें किसी एक राशि में उसके जैसी ही किसी दूसरी राशि का भाग दिया जाता है, तो उसे शुद्ध अनुपात कहते हैं। ऐसे शुद्ध अनुपात की भी कोई विमा नहीं होती। मैंने एक और खास बात बताई थी कि जब आप दो पदों को जोड़ते हो तो जोड़ने का इसका जो तरीका है वो अलग होता है, जोड़ने का तरीका अलग होता है। इसको हम कहेंगे L प्लस एल बराबर एल। अब आप सोच रहे होंगे L प्लस एल बराबर एल कैसे हुआ? तो यहाँ पर मैंने केवल विमाएं जोड़ी है, इनके मान नहीं जोड़े। अब जैसे मान लीजिए किसी राशि किसी ए वस्तु का द्रव्यमान है 5 किलोग्राम और बी वस्तु का द्रव्यमान है 3 किलोग्राम। ठीक है, तो आपके पास में क्या आ गया? 8 किलोग्राम। अब मुझे देख के बताओ पहले पद में, पहले पद की विमा कितनी है? तो हम कहेंगे भाई पहले पद की जो विमा है वो है द्रव्यमान की घात 1, किलोग्राम की घात 1 दी हुई है तो द्रव्यमान m की घात 1। दूसरा पद है 3 किलोग्राम, तो यहां पर किलोग्राम किसको बताता है? द्रव्यमान को।
तो इसकी घात कितनी है, इसकी घात भी है 1। ठीक है, और जो अंतिम परिणाम आया है उसमें भी किलोग्राम है, तो किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है और इसकी घात कितनी है, इसकी घात भी 1 है। तो आप देख सकते हो कि आपके पास में फिर से क्या आ गया, 1। ऐसा लग रहा है कि अगर मैं विमाओं के रूप में इसको लिखता तो पहले पद की विमा आती m1, दूसरे की आती m1 और उत्तर भी आता है m1। ठीक है, यानी कि जब आप विमीय राशियों को जोड़ते हैं, विमीय संकेतों को जोड़ते हैं, तो उनके मान को नहीं जोड़ा जाता है, उनके मान को नहीं जोड़ा जाता। या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई समीकरण केवल तभी सही हो सकती है जब उसके प्रत्येक पद की विमा एक समान हो, प्रत्येक पद की विमा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, m1 प्लस m1 को जोड़ करके 2m1 मत लिख देना, ये गलत होगा। सामान्य नियम इसमें नहीं लगेंगे क्योंकि वह एक्चुअल में विमा क्या है, भौतिक राशि या भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि के मात्रकों को हम जोड़ रहे हैं, और मात्रक किलोग्राम में किलोग्राम जोड़ करके किलोग्राम नहीं, 2 किलोग्राम नहीं आएगा, ये हमारे पास में केवल मान बदलेगा, मात्रक की घात नहीं बदलेगी। किलोग्राम में किलोग्राम जोड़ देंगे तो किलोग्राम का स्क्वायर नहीं हो जाएगा जोड़ने से। ठीक है, एक और खास बात कि मैंने आपको कहा था कि जब दो भौतिक राशियां जिनके आधार समान हो, जैसे x की घात 2 गुणा x की घात 3, दोनों को हम जोड़ दे गुणा करते हैं, जिनके आधार, इसका भी आधार x है, इसका भी आधार x है, ये जो संख्या है जिस पर घात लगी इसको आधार कहते हैं, ऊपर जो लिखा हुआ है अंक उसको घात कहते हैं। तो जब दो राशियां गुणा हो रही हैं, उनके आधार समान हैं, तो घातें जुड़ जाएंगी, तो घात हो जाएगी 2 + 3। यहाँ पर अगर -3 है तो ये हो जाएगा 2 - 3। ठीक है, लेकिन यही राशियां यदि इनका योग किया जा रहा होता x² + x की घात 3, तो अब घातें नहीं जुड़ेंगी। जब दो भौतिक राशियां गुणा होती हैं तो ही उनकी घातें जुड़ पाती हैं, यदि उनके आधार समान हो। ठीक है, ये कुछ चीजें, कुछ नियम हमने पढ़े थे, त्रिकोणमितीय फलन का कोई भी विमा नहीं होती, और इन्हीं चीजों को हमने काम में लेकर के 5 भौतिक राशियों की विमाएं निकाली थी। मैं उनको फिर से रिवाइड करवा रहा हूं आपको। सबसे पहले हमने निकाला था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का कोई भी सूत्र आप काम में ले सकते हो, जैसे मैंने काम में लिया, मान लीजिए लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, एक प्रकार की दूरी, दूरी के लिए हम लेते हैं l। फिर चौड़ाई क्या है, ये भी एक प्रकार की दूरी है, दूरी के लिए फिर से हम क्या लेंगे, l। ठीक है, अब लंबाई की घात कितनी दी हुई है, तो लंबाई की घात 1 है तो l की घात 1 लगा दी। चौड़ाई की घात कितनी दी हुई है, 1, तो यहाँ पर भी 1 लगा दिया। दोनों का आधार समान है, l l है दोनों का आधार, तो घातें जुड़ जाएंगी, 1 + 1 हो जाएगा 2। इसके साथ m नहीं है आप लिख दीजिए, t नहीं है आप लिख दीजिए, और इसको एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। वैसे सही तरीका तो क्या है, सही तरीका तो ये है कि हम इसको ऐसे लिखें, L1 L1 इस तरीके से, लेकिन ऐसे भी जैसे हमने अभी किया था वैसे भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्षेत्रफल की विमा निकाल ली। आप अगर मान लीजिए इसमें कोई दूसरा सूत्र काम में लेना चाहते, कोई कहता कि साहब मैं तो गोले के क्षेत्रफल का सूत्र काम में लूंगा, 4 पाई r², तो 4 विमाहीन राशि है, अंकों की कोई विमा नहीं होती है। पाई का मात्रक होता है रेडियन, रेडियन एक मूल मात्रक नहीं होकर पूरक मात्रक है, यानी कि पाई एक मूल भौतिक राशि नहीं होकर के पूरक भौतिक राशि, और पूरक भौतिक राशियों की विमाएं नहीं होती हैं, विमाहीन राशि होती है। तो 4 की कोई विमा नहीं, पाई की कोई विमा नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। अब बचा कौन, आर। आर होता है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि की दूरी, यानी है तो एक प्रकार की दूरी, तो त्रिज्या के लिए आपके पास में आ जाएगा l। अब त्रिज्या की घात कितनी दी हुई है, 2, तो इसकी भी घात हो गई 2, तो ये विमा आ गई L2। इसको आप लिख सकते हो m0 L2 T0। तो इस तरीके से आप विमा निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आकृति बदलने से, पहले हमने आयत के क्षेत्रफल के लिए निकाला था, अब हमने गोले के क्षेत्रफल के लिए निकाला है। आकृति बदलने से भी विमाएं नहीं बदली, आकृति, आकार, मान या मात्रा माएं नहीं बदलती है। इसी प्रकार से आयतन के लिए हम निकालना चाहें तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई की विमा, लंबाई एक दूरी है L1, ठीक है, चौड़ाई एक दूरी है, तो इसके लिए भी आ गया L1 क्योंकि चौड़ाई की घात 1 दी हुई है। ऊंचाई एक दूरी है, ऊंचाई के लिए L, ऊंचाई की घात 1 है तो 1 पावर लगा दी। तीनों के आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा 3।
तो इसको हम लिखेंगे M0L3T0, M0L3T0। इस प्रकार से हम आयतन की विमा ज्ञात कर सकते हैं। आयतन की विमा के लिए हमने क्या सूत्र काम में लिया, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई की विमा लिखनी है तो लंबाई दूरी भी है, ले उसके लिए सकते हैं। L लिख दिया। हाँ बेटा, घन का आयतन। हाँ बिल्कुल, घन का आयतन, ये घन का आयतन का सूत्र ही है बेटा। ओके। ये घनाभ का है, सॉरी घनाभ का है। घन का अगर हम घन का लेना तो L चाहें तो क्यूब हमको है। लेना पड़ेगा भुजा क्यूब होता है, उसका सूत्र जो होता है वो होता है भुजा क्यूब। ठीक है, तो भुजा क्यूब, भुजा क्यूब का मतलब क्या है, भुजा की लंबाई। अब भुजा की लंबाई यानी एक प्रकार से लंबाई है तो L हो गया, और भुजा का क्यूब लगा हुआ है तो यहाँ पर भी क्यूब लगा दो तो L क्यूब हो गया, और आप साथ में लगा दो M0T0, ये हो गई। आपको जो अच्छा लगे सूत्र वो काम में ले सकते हो, बस सूत्र सही होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई वाला ही सूत्र काम में लो। ठीक है, तीसरा हम देखें वेग या चाल। वेग या चाल की बात करें तो मैं सबसे पहले चाल की बात कर लेता हूं। चाल का सूत्र होता है चाल बराबर पथ लंबाई बटा समय अंतराल, या समय, समय अंतराल कहना चाहिए वैसे, हमेशा समय नहीं होता, समय अंतराल। अब पथ लंबाई एक प्रकार की लंबाई है तो उसके लिए L आ गया। पथ लंबाई की घात 1 है तो इस पर घात 1 लगा दी हमने। ठीक है, समय अंतराल समय है उसके लिए T आ गया। समय अंतराल की घात 1 है तो इस पे भी एक घात लगा दी। ठीक है, L1 आ गया अपने पास में और T1 आ गया। इस T1 को ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, घात जो है वो एक, जो चिन्ह है आपके पास में वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही अंश की राशि को हर में या हर की राशि को अंश में ले जाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है और आपके पास में आ जाएगा L1T-1। अब इसके साथ में m नहीं है तो m आप लिख दो, M0L1T-1, और ये ब्रैकेट लगा दिया। आप ये जो बीच बीच में मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ ये नहीं भी लगाओगे तो काम चल जाएगा, अंत में ब्रैकेट लगाना जरूरी है, M0L1T1। अब ऐसे ही अगर मैं वेग के लिए निकालना चाहूं तो वेग का जो सूत्र है और चाल का जो सूत्र है उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। पथ लंबाई का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि आप मान लीजिए ए से बी तक की दूरी तय कर रहे हैं, ए से बी तक की दूरी तय कर रहे हैं, तो जो रास्ता आपने तय किया उस रास्ते की लंबाई, लेकिन जब विस्थापन निकालें तो सीधी दूरी निकाली, एकदम सीधी दूरी, और सीधी दूरी हमेशा पथ लंबाई से कम होती है या उसके बराबर होती है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती। अब मान लीजिए आपको वेग निकालना है तो सूत्र क्या हो जाएगा वेग का, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय अंतराल। और विस्थापन क्या है, सीधी दूरी, दूरी है, सीधी दूरी है लेकिन है तो दूरी, तो विस्थापन के लिए हम काम में लेंगे L1, और समय अंतराल के लिए वही T1। T1 को ऊपर ले जाओगे तो आपके पास में हो जाएगा L1T-1। m इसमें नहीं है, m आप लगा दीजिए, M0L1T-1। ठीक है, तो m, l और t में से कोई अनुपस्थित हो तो उसकी घात आप 0 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं भाई, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। किसी भी भौतिक राशि की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, यानी हम जब m की घात 0 लिख रहे हैं तो इसका मतलब एक तरीके से हम 1 लिख रहे हैं, और 1 को किसी भी चीज से गुणा करो तो उस राशि पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से हम चाल या वेग की विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। ये मैं कल करवा चुका था इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है ना, जो आज करेंगे उसमें अपन वापस स्लो हो जाएंगे थोड़े से। इसके बाद में हमने निकाला था त्वरण। त्वरण जो होता है उसका सूत्र होता है त्वरण का वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। ठीक है, अब वेग में परिवर्तन एक प्रकार का वेग ही होता है। वेग में परिवर्तन का मतलब क्या है, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा दो। अंतिम वेग मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड था तो प्रारंभिक कितना आएगा, मान लो 2 मीटर पर सेकंड है, घटा दिया उत्तर आ गया 2 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हो उत्तर में भी मीटर पर सेकंड ही है, यानी विमा नहीं बदलती है। तो वेग में परिवर्तन की विमा उतनी होती है जितनी वेग की होती है। वेग की विमा क्या होती है, अभी अभी हमने निकाली थी L1T-1। ठीक है, फिर नीचे है समय अंतराल, इसकी विमा है T1। T1 को ऊपर ले जाओ तो आपके पास में हो जाएगा L1T-1, ये तो ऑलरेडी है। T1 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा T की पावर -1। T1 को ऊपर ले गए तो इसकी पावर हो गई -1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी T1 यहाँ पर भी T1, ये दोनों गुणा हो रहे हैं, T-1 T-1 दोनों गुणा हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, और दोनों के आधार TT हैं। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो -1 और -1 जुड़कर हो गया -2। ठीक है,
तो आपके पास में विमा आ गई m0l1t-2। ठीक है, आप इसमें से m0 को नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाता है, लेकिन लिखना चाहिए। जब इसको उपयोग में लो तब मत लिखो। जब मैं त्वरण को कहीं पर उपयोग में लूंगा किसी सूत्र में तब नहीं लिखना, लेकिन त्वरण की विमा जब निकाल रहा हूं तब मुझे इसमें m को लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे अगला सूत्र है हमारे पास में वो है बल का, जो मैंने कल निकाला था। हालांकि इसमें बल बाद में आएगा निकालने के लिए, लेकिन मैंने कल पहले ही निकाल दिया था बल का। तो बल का जो सूत्र है, बल, ये सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, अब जो द्रव्यमान है उसका विमेय संकेत हो गया m, द्रव्यमान की घात 1 है तो इसकी घात भी 1 लगा दी। त्वरण का जो विमेय सूत्र है अभी हमने निकाला है l1t-2। अब आप सोचोगे भाई आपको तो याद है, आप तो लिख दोगे। जब आपको याद नहीं हो तो आप देख करके लिखो। जब आप 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार देख करके लिखेंगे तो आपको अपने आप वो याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए, जब आप त्वरण की विमा लिख रहे हो तो ऐसा नहीं कि पहले L1 देखा और L1 लिख दिया, फिर t-2 देखा फिर t-2 लिख दिया। नहीं, एक साथ पढ़ो, पहले L1 t-2 और फिर उसको एक साथ लिखो। जब एक साथ पढ़कर एक साथ लिखते हैं तो याद हो जाता है। तो ये बल की विमा हमने निकाली थी, बल की विमा m1l1 t-2 बहुत जगह काम आएगी, इंपॉर्टेंट है। बल की विमा परीक्षा में भी बहुत बार आता है, बल की विमा ज्ञात कीजिए या बल की विमा लिखिए। जब लिखने के लिए कहे कि विमा लिखिए तो डायरेक्ट विमा लिखनी है, और जब कहे कि ज्ञात करिए तो आपको ज्ञात करके लिखनी है। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट याद नहीं हो तो आप ज्ञात करके लिख लीजिए। इसके बाद में है घनत्व। घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान की विमा हम विमेय संकेत हम सब जानते हैं m होता है, द्रव्यमान की घात 1 है तो 1 हो गया। आयतन के लिए आता है l3। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ तो ये जाएगा m1l-3। l की घात 3 को ऊपर ले जाओगे तो m1l-3 t नहीं है तो t0 लगा दिया हमने। तो इस तरीके से हम घनत्व की विमा भी निकाल सकते हैं। यहां तक हम कल पढ़ चुके थे। अब इससे आगे हम चलेंगे। तो अगला जो हमें विमा निकालनी है वो है संवेग, रेखीय संवेग। ठीक है, रेखीय संवेग जिसे हम P से डिनोट करते हैं, इसका जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा वेग। इसको अगर हम सामान्य भाषा में लिखे तो m×v लिखते हैं। ठीक है, अब हमें विमेय संकेत लेने हैं, तो द्रव्यमान का विमेय संकेत होता है m। द्रव्यमान की घात कितनी दी हुई है बच्चों? द्रव्यमान की घात कितनी दी हुई? 1। तो हम m के ऊपर क्या लगा देंगे? एक लगा देंगे। ठीक है, तो हम द्रव्यमान के ऊपर यानी m के ऊपर 1 लगा देंगे। फिर इसके बाद में वेग की विमा लिखने, तो वेग की विमा क्या होती है? l1t-1। l1t-1। तो हमारे पास में संवेग की विमा आ गई। संवेग की विमा क्या हो गई? m1l1t-1। m1l1t-1। तो इस तरीके से हम संवेग की विमा ज्ञात कर सकते हैं। मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूं, देख लीजिए, यहाँ पर भी निकाला हुआ है द्रव्यमान की विमा m1, फिर उसके बाद में वेग की विमा l1t-1, और इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखें तो जाएगा m1l1t-1। तो इस तरीके से हम संवेग की विमा ज्ञात कर सकते हैं। बल की विमा मैं कल ज्ञात कर चुका था, तो इसकी विमा दोबारा ज्ञात करने की मुझे जरूरत नहीं है, आज भी मैंने वापस ज्ञात कर दी है। तो बल को हम छोड़ रहे हैं फिलहाल। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आवेग। आवेग, अब आप ये फिलहाल आपको ये नहीं सोचना है कि राशियां होती क्या है, इन राशि के बारे में धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे। फिलहाल आप सोचे कि ऐसी कोई राशि होती है बस। आवेग, आवेग जो है उसका सूत्र होता है बल गुणा समय अंतराल। ये सूत्र में समय लिखा हुआ है, ये गलत है, समय नहीं आना चाहिए, समय अंतराल आना चाहिए। कभी भी हम समय नहीं लेते हैं, हम हमेशा समय अंतराल लेते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? आवेग की विमा निकालने के लिए बल की विमा लिखनी है। तो सबसे पहले तो बल की विमा कितनी होती है? m1l1t-2। m1l1t-2, और फिर उसको किससे गुणा करना है? समय अंतराल की विमा से। तो समय अंतराल की विमेय संकेत होता है t। समय अंतराल की घात 1 दी हुई है तो इसकी पावर 1 लगा दो। पहले हमने बल की विमा लिख दी, फिर हमने समय अंतराल के लिए t लिख दिया। t की जो घात है वो 1 है, इसलिए हमने इसकी घात 1 लगा दी। अब इसमें आप देखो
इसमें 2 टी दिए हुए, एक टी दिया हुआ है जिसकी घात 2 -2 है, दूसरा टी दिया हुआ है जिसकी घात 1 है। एक टी दिया हुआ है जिसकी घात -2 है, दूसरा टी दिया हुआ है जिसकी घात 1 है। इन दोनों के आधार समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, और घातें जुड़ जाएंगी तो जाएगा m1 l1 -2 में 1 को जोड़ दिया, -2 में -1 1 को जोड़ दिया तो -1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t -1। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या आ गया, m1 l1 t -1। आप ध्यान से देखोगे तो ये विमा अभी अभी हमने निकाली थी, ये विमा हमने किसकी निकाली थी, ये विमा हमने निकाली थी संवेग की। अभी अभी हमने संवेग की जो विमा निकाली थी वो भी विमा इतनी ही हमारे पास में आई थी। ये देखो बच्चों, ये संवेग की विमा है, ये रही संवेग की विमा, ये की यही है। इसका मतलब आवेग की विमा और संवेग की विमा क्या होती है, सेम होती है। आवेग की विमा और संवेग की विमा सेम होती है। और जिन दो राशियों की विमाएं समान होती है, अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी ऐसी दो राशियां जिनकी विमाएं समान होती है, तो उसमें हम आवेग और संवेग का उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, आवेग और संवेग की विमा सेम है। अब इससे आगे हम चले, ठीक है, इससे आगे हम चले तो नेक्स्ट है हमारे पास में दाब। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक, ठीक है। तो देखो बेटा, दाब का सूत्र क्या होता है, दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल की विमा लिखेंगे हम सबसे पहले। बल की विमा आपको याद नहीं है तो देख के लिख दो, देख के लिखेंगे तो क्या होगा, m1 l1 t -2। ठीक है, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की विमा हमने अभी आते ही निकाली, कल भी निकाली थी, क्या होती है, l2 होती है। इस L2 को ऊपर ले जाएंगे तो जो घात का चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। तो m1 अपने पास में ऑलरेडी है, L1 अपने पास ऑलरेडी है, t की पावर -2 भी है, L2 को ऊपर ले गए तो हो गई L की पावर -2। तो हमारे पास में क्या हो गया है, m1 l1 t -2, और नीचे से L2 को ऊपर ले गए तो आ गया L -2। अब आप देखें इसमें L1 और L -2 इन दोनों का आधार समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान है घातें जुड़ जाएंगी, और घातें जुड़ जाएंगी तो आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में आ जाएगा l-1 m1, वेरी गुड, l-1 t -2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दाब की विमा निकाल सकते हैं, m1 l-1 t -2। तो विमा निकालना मेरे हिसाब से कल आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आज ये कल की तुलना में कई गुना आसान लग रहा है। तो मैंने इसीलिए आपको शुरू में भी कहा था कि जैसे जैसे आप टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, दोहरान करते जाएंगे, जो चीजें आपको कठिन लग रही हैं वो आपको उतनी ही सरल अपने आप वो बनती जाएंगी। तो दोहरान करने और आगे बढ़ने से धीरे 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 टॉपिक जो है वो सरल लगने लगेंगे, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है तो उसको एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है पूछें। अगले भाग पर हम चलते हैं, अगला है कार्य। कार्य और ऊर्जा दोनों की विमा सेम होती है, इसलिए क्योंकि किया गया कार्य ही ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, या जितनी ऊर्जा होती है उतना ही कार्य हम कर सकते हैं। तो हम या तो कार्य की विमा निकाल लें या ऊर्जा की निकाल लें, दोनों में से एक की निकाल लें, दोनों की विमा सेम है इसलिए। तो कार्य जो होता है उसका सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अब देखो ये बल की विमा कितनी जगह काम आ गई अपने, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो बल की विमा तो हो गई m1 l1 t -2। कईयों को तो यहीं पे याद हो गई होगा क्योंकि इतनी बार अपन ने बोला है तो ये याद ही हो जाएगी, m1 l1 t -2। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है, दूरी के लिए हम काम में लेते हैं l, विस्थापन की घात 1 है तो l की घात लगा दी 1। बल की विमा m1 l1 t -2, विस्थापन दूरी है, दूरी के लिए l ले लिया है, विस्थापन की घात 1 है इसलिए l की घात 1 लगा दी। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि 2 l है, एक की घात 1 है, दूसरे की घात भी 1 है, और दोनों गुणा हो रहे हैं, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 1 और 1 जुड़ करके हो जाएगा 2। तो आपके पास में आ जाएगा m1 l2 t -2। देखिए l1 और l1 दोनों के आधार समान थे, घातें जुड़ गई, तो नई विमा क्या आ गई हमारे पास में, m1 जो पहले से था
L1 और L1 जुड़कर हो गया L2 और T-2 जो पहले से था, तो M1 L2 T-2। ये भी एक इंपॉर्टेंट विमा है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, कार्य या ऊर्जा की विमा लिखिए। तो कार्य और ऊर्जा की विमा इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? देखिए एक बार फिर बता देता हूं मैं, बल गुणा विस्थापन इसका सूत्र होता है, और अगर हम यहाँ पर बल की विमा लिखें तो बल की विमा होती है M1 L1 T-2, और विस्थापन की विमा हो गई है L1। दोनों में L समान है, गुणा हो रहे हैं, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी तो हो जाएगी विमा M1 L1 T-2। इसके बाद में नया जो सूत्र है वो है शक्ति। शक्ति शक्ति क्या होता है? शक्ति जो है इसका सूत्र होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय अंतराल। समय नहीं होना चाहिए, समय अंतराल होना चाहिए, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। कार्य की विमा अभी अभी हमने निकाली M1 L2 T-2, M1 L2 T-2 बटा समय अंतराल की विमा। समय अंतराल की विमा हम देख रहे हैं कि समय अंतराल की विमा यानी एक प्रकार का समय है, T आएगा। समय अंतराल की घात 1 दी हुई है तो 1 पावर लगा दीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, इस T1 को ऊपर ले जाइए, तो आपके पास में हो जाएगा M1 L2 T-2 इंटू T-1। नीचे +1 दिया हुआ, ऊपर जाकर के -1 हो जाएगा। M1 L2 T-2 तो ऑलरेडी है, T-1 हो जाएगा ऊपर जाकर के। अब इसमें भी आप देख सकते हो 2 T हैं, तो M की जगह आ गया, M1 L की जगह आ गया, L2 T। दोनों के आधार समान है, -3 हो घातें जुड़ जाएगा सर। जाएंगी। वेरी गुड, अर्णव ने बिल्कुल सही बताया, -3 हो जाएगा। T-2 -1 बराबर -3, घातें जुड़ गई हैं। ठीक है, T-3। अब देखो बेटा, बार बार आपको ये चीजें बताई जाती है, लेकिन आप फिर भी परीक्षा में गलती कर देते हो। आप क्या करते हो कि जैसे मान लो लिखा हुआ आ गया T1 + T1, आप इसमें भी घातों को जोड़ देते, या लिखा हुआ आ गया T⁻³ इंटू T⁻²। आप यहाँ पर गुणा, इनकी घातों को भी गुणा कर देते हो, 3 इंटू 2 6 कर देते हो, ये गलत है। जबकि आपको क्या करना है, केवल प्लस करना है, गुणा नहीं करना है। ठीक है, तो दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है तो घातें जोड़नी नहीं है, गुणा का चिन्ह है तो घातें जोड़नी है, लेकिन उसके लिए देखना है कि आधार समान होना चाहिए। जैसे L की और T की घात नहीं जुड़ रही, केवल T और T की घात ही जुड़ रही। ठीक है, तो शक्ति की विमा हमने निकाल ली। अब आगे चलते हैं, हम पृष्ठ तनाव की विमा निकालते हैं। पृष्ठ तनाव जो है वो, इसका जो सूत्र होता है वो होता है बल बटा लंबाई। बल बटा लंबाई, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव की विमा, पृष्ठ तनाव, इसका सूत्र होगा बल बटा लंबाई। ठीक है, तो बल जो है इसकी विमा होती है M1 L1 T-2, और लंबाई की हो गई L, लंबाई की घात 1 दी हुई तो 1। अब इस L1 को ऊपर ले जाओ तो आपके पास में हो जाएगा M1 L1 T-2 तो ऑलरेडी है, और L ऊपर आ गया, इसकी घात हो गई -1। तो जो नई विमा है आपके पास में, वो आपके पास में आ जाएगी, नई विमा आपके पास में आ जाएगी। इसको मैं मिटा रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए। दोनों में आप देख सकते हो L दोनों में दिया हुआ है, L की घात 1 और -1 दोनों दी हुई है, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी। 1 में -1 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, तो आपके पास में हो जाएगा M कलर चेंज हो गया, M1 L1 सॉरी L0 T-2। L की घात 1 -1 दोनों मिलकर के 0 हो गए हैं, तो ये हो गया M1 L0 T-2। तो इस तरीके से पृष्ठ तनाव की विमा हम निकाल सकते हैं। तो पृष्ठ तनाव की विमा आप देख सकते हो, फिर से मैं बता देता हूँ। ये देखो, बल की विमा लिख दी M1 L1 T-2, और नीचे जो है वो लंबाई की विमा लिख दी, L1 को ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा, L1 और L-1 होंगे, दोनों के आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी तो L की घात 0 हो जाएगी। इसके आगे हम चलें तो नया है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण जो होता है उसको हम I से डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं, और इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा दूरी
का वर्ग। ठीक है, ये जो द्रव्यमान है इसकी विमा द्रव्यमान के लिए m, द्रव्यमान की घात 1 दी हुई है, द्रव्यमान की विमा 1, द्रव्यमान की घात 1 दी हुई है, तो ये 1 लगा दी हमने। दूरी की घात आप देख सकते हो यहाँ पर, दूरी के लिए l और दूरी की घात 2 है तो ये 2 आ गया, m1 l2। अब आपको इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, किसी को गुणा भाग नहीं है तो t और लगा दिया, m1 l2 t की पावर 0, ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये विमाएं निकाल सकते हैं। पृष्ठ जड़त्व आघूर्ण के बाद में अगर हम कोण की विमा निकालना चाहे तो कोण की विमा मैंने अभी आपको बताई दी थी कि कोण की विमा क्या होती है, विमाहीन राशि है। इसके बाद में एक और राशि है बल आघूर्ण। एक और राशि है हमारे पास में बल आघूर्ण। जो बल आघूर्ण है उसके लिए अगर हम देखना चाहें तो बल आघूर्ण टॉर्क्यू इसको कहते हैं, ये एक नया साइन है देखो, टॉर्क्यू इसको कहते हैं बल आघूर्ण। इसका सूत्र होता है बल गुणा लंबवत दूरी। ठीक है, तो बल की विमा कितनी हो गई, बल की विमा हो गई m1 l1 t माइनस 2, और लंबवत दूरी भी एक प्रकार की दूरी है तो दूरी के लिए आ गया l, लंबवत दूरी की घात 1 दी हुई है तो ये आ गया 1, तो यहां देख सकते हो l1 l1, आधार समान है, दोनों की घातें जुड़ जाएंगी तो आपके पास में क्या आ जाएगा m1, वेरी गुड, l2 t माइनस 2। अंकित ने बहुत सही बताया है, अंकित शाबाश बेटा, m1 l2 t माइनस 2। तो मुझे लगता है कि अब इन राशियों को देख करके आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको सूत्र पता चल जाए तो आप आसानी से विमा कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि आपको एक्चुअल में क्या करना है, सूत्र याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं प्रतिबल की विमा निकालना चाहूं तो प्रतिबल का जो सूत्र होता है वो बिल्कुल वही सूत्र होता है जो दाब का होता है। प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल, और दाब का सूत्र भी होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो दाब की और प्रतिबल की विमा सेम आएगी, तो एक बार और निकाल लेते हैं हम। बल के लिए हो गया m1 l1 t माइनस 2 अपॉन क्षेत्रफल के लिए हो गया l2, ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा m1 l2 t m1 l1 t माइनस 2 और l2 को ऊपर ले गए तो हो गया l माइनस 2। वही पहले की तरह, आधार समान है घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो आपके पास में आ जाएगा l की जगह l माइनस 1 आ जाएगा। l की घात देखो m1 तो m1 हो गया, l की घात 1 माइनस 2, ये हो गया l माइनस 1 और ये हो जाएगा t माइनस 2। तो एक सामान्य सी प्रक्रिया हम कर रहे हैं, इस प्रकार से प्रतिबल की विमा निकाल सकते हैं। इसका अगला है आवेश। ठीक है, आवेश Q का जो सूत्र होता है वो होता है धारा विद्युत धारा गुणा समय अंतराल। विद्युत धारा गुणा समय अंतराल, विद्युत धारा के लिए हमने कहा था, देखो अब ये एक ऐसा हमारे पास में आ रहा है जिसमें m नहीं है, ठीक है ना, l नहीं है, t नहीं है फिलहाल के लिए। विद्युत धारा का मान एम्पियर, तो इसकी विमा भी क्या होगी एम्पियर। विमेय संकेत a, विद्युत धारा का की घात कितनी दी हुई है 1, तो a की घात भी हो गई 1। समय अंतराल के लिए t समय अंतराल की घात 1 है तो ये आ गया t1, तो इसका जो विमा हो गई वो हो गई a1 t1। अब इसमें m l नहीं है तो आप इसको लिखोगे m0 t1 a1। ठीक है, अब देखो एक खास बात इसमें आपको नजर आ रही होगी कि m से कोई भी नहीं होता है तो हम लिख देते हैं, लेकिन जो बाकी 4 राशियां हैं, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, इनके मात्रक या विमाएं नहीं होती है तो हम नहीं लिखते हैं, होती है तो ही लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि द्रव्यमान के लिए m, दूरी के लिए l और समय के लिए t अगर नहीं है सूत्र में तो आप लिख दीजिए उनकी पावर 0 लगा के, लेकिन बाकी चारों जब होंगे तो ही लिखना है। ठीक है, तो आपके पास में विद्युत धारा आवेश की जो विमा है वो आ गई है आपके पास में m0 l0 t1 a1। आगे चलें इससे, अगला है विभवांतर। विभवांतर का जो सूत्र होता है वो 2 तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो होता है विभवांतर V बराबर I इंटू R, धारा इंटू प्रतिरोध। लेकिन विभवांतर का एक सूत्र और होता है,
विभवांतर का एक सूत्र होता है W/Q, यानी कार्य बटा आवेश। विभवांतर का एक सूत्र और क्या होता है? V का कार्य बटा आवेश। जब आप 12th में आओगे तब ये सूत्र पढ़ोगे। फिलहाल कर ले, कार्य की विमा m1 L2 T-2 और आवेश की अभी हमने निकाली क्या थी? A1 T1। इसको ऊपर ले जाओ तो क्या जाएगा आपके पास में? m1 ऑलरेडी है, L2 ऑलरेडी है, T-2 है, A ऊपर आ गया, -1 हो गई पावर, T भी ऊपर आ गया, -1 हो गई पावर। अब देखो T और T आधार समान है, घातें जुड़ेंगी, तो सबसे पहले तो m की जगह m1, L2 की जगह L2, T की पावर -2 और -1, T की पावर -3 और A की पावर -1। बिल्कुल सही बताया आप बच्चों ने कि T की पावर -3, A की पावर -1। तो इस तरीके से हम ये विमा निकाल सकते हैं। विभवांतर की विमा निकाल ली हमने। विभवांतर की विमा क्या आ गई? m1 L2 T-3 A-1। अब आपको कोई कहे कि भाई प्रतिरोध की विमा निकालो, तो जो प्रतिरोध है उसकी विमा हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर V/I, यानी विभवांतर बटा धारा। तो विभवांतर की विमा रख देते हैं। विभवांतर की विमा हो गई m1 L2 T-3 और A-1 और जो धारा है उसकी जो विमा है वो हमने अभी भी निकाली थी। धारा की विमा तो आपको पता ही है, विद्युत धारा की विमा होती है A। ठीक है, विद्युत धारा का की घात I की घात 1 दी हुई है, तो इसकी भी घात 1 आ गई। इसको ऊपर ले जाओ तो आपके पास में आ जाएगा m1 L2 T-2 A-1 A, नीचे से ऊपर गया तो ये भी हो गया -1। तो सूत्र क्या हो गया? m1 L2 T-2, ये तो एज इट इज आ गए, और A की घात जुड़ जाएंगी। वेरी गुड, A-2 आएगा आपके पास। 3 क्यों आएगा बेटा? A की पावर -1 है, दूसरे भी A की पावर -1 है, तो 2 आएगा। हो जाती है मिस्टेक, छोटी मोटी मिस्टेक है, चलती रहती है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और एक लास्ट और, हालांकि आपके पास में जो राशियां है ना टोटल, वो तो 100 से ऊपर राशियां है, पर हम कुछ राशियों की निकाल रहे हैं विमा प्रैक्टिस कराने के लिए। बाकी राशियों की क्यों नहीं निकाल रहे? बाकी की जब हम पढ़ेंगे तब निकालेंगे उनकी विमा। अगली है धारिता। धारिता, इसको C से व्यक्त करते हैं और इसका जो सूत्र होता है वो होता है Q/V, यानी आवेश बटा विभवांतर। आवेश बटा विभवांतर। तो आवेश की विमा लिख देते हैं हम। आवेश की विमा A1 T1 और विभवांतर की विमा होती है m1 L2 T-3 और A-1। ये सब ऊपर जाएंगे तो घात का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। तो देखो A1 पहले से है, m की घात चेंज हो गई, -1 हो गया, L की घात चेंज हो गई, -2 हो गया, T की घात जो -3 थी चेंज होकर +3 हो गई, और A की घात जो -1 थी चेंज होकर के प्लस हो गई। उल्टा लिखा है क्या? विभवांतर ऊपर आएगा और धारा नीचे आएगी, आपने उल्टा लिखा। क्या लिखा? मैं धारिता की लिख रहा हूं बेटा, प्रतिरोध की नहीं लिख रहा। धारिता प्रतिरोध की तो अभी निकाल ली ना बेटा अपन ने थोड़ी देर पहले। ओके प्रतिरोध की तो हम निकाल चुके हैं। हाँ, तो अब इसमें हमने देखो ऊपर जो लिखा है वो तो है आवेश की विमा A1 T1 और नीचे लिखा है विभवांतर की विमा m1 L2 T-3 A-1। तो ये जो नीचे m1 L2 T-3 A-1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो m की घात -1 हो जाएगी, L की घात -2 हो जाएगी, T की घात माइनस में थी वो प्लस हो जाएगी, A की घात माइनस में थी वो भी प्लस हो जाएगी। अब देखो हम बारी बारी से सबको लिखते हैं। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं m की घात -1, फिर L की घात -2। अब T आधार समान है दोनों का, 1 और 3 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएगा? 4। ठीक है, और A के भी आधार समान है तो इनकी घातें भी जुड़ जाएगी, हो जाएगा 1 की घात 2। तो आ गया AM -1 L -2 T की पावर 4 और A की पावर 2। तो आपको बेटा ये सूत्र याद हो तो आप आसानी से विमाएं कैलकुलेट